नमस्कार। हिंदी आत्मकथा साहित्य का परिचय पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। ये हिंदी आत्मकथा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी आत्मकथा साहित्य का परिचय। पहली बात तो है कि जीवनी साहित्य और आत्मकथा जब यह दो ना हम लोग के सम्मुख आता है, जीवनी साहित्य क्या है और आत्मकथा क्या है, तो जीवनी साहित्य वह साहित्य है जो जीवन के एकदम समीप है, जहाँ रचनाकार से अपेक्षा की जाती है कि कल्पना केवल जीवन के सत्य को उजागर करने के लिए ही उपयोग में आएगी और मूल रूप से जीवन का सार संबंधित घटनाओं को उसमें स्थान दिया जाएगा। ऐसे साहित्य को हम जीवनी साहित्य कहते हैं। लेखन जगत में इस जीवनी साहित्य को दो आधारों पर विभाजित कर दिया गया। पहला आत्मकथा, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा स्वानुभूति की एक लेखन विधा है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, क्षमताओं और दुर्बलताओं एवं तमाम स्थितियों को तटस्थ होकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। साहित्य में अभिव्यक्ति के विविध रूपों में मानव जीवन के सर्वाधिक निकट माने जाने वाली विधा आत्मकथा है। आत्मकथा में रचनाकार अपने संपूर्ण जीवन के किसी अंश अथवा घटना का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में कल्पना, प्रवणता और राग परक वैयक्तिक अनुभूति का प्राधान्य होता है। दूसरी, जिसे बायोग्राफी कहते हैं, उनमें दूसरे के जीवन को, घटनाओं को लिखा जाता है। इस परकथा को अब केवल जीवनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हम हिंदी आत्मकथा साहित्य का परिचय विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमको यह जानना है कि इनकी बारीकियां क्या हैं। अर्थात जब आत्मकथा लेखन की बात करते हैं तो उसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला कि यह सत्य के समीप। सत्य के समीप का मतलब सत्यता इस लेखन विधा की मूल विशेषता है। आत्मकथा की मांग होती है कि तमाम घटनाएं जिनका लेखक जिक्र कर रहा है वह सत्य होंगी। दूसरा, तटस्थता। लेखक के वैचारिक पक्ष या जिक्र घटनाओं में फेरबदल नहीं होना चाहिए, उनमें तटस्थता बनी रहनी चाहिए। अगला आता है परिपक्वता। पाठक किसी भी आत्मकथा में एक परिपक्वता की तलाशता है। उसे अपेक्षा होती है कि वह जो भी आत्मकथा पढ़ रहा है उसमें उसे पढ़ने के दौरान जीवन को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे में जो भी लिखा जा रहा है उसके लिए परिपक्वता की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगला आता है रोचकता। जहां उपन्यास, कहानी, अन्य कल्पना से जुड़े साहित्य स्वतः में ही उसमें रोचकता आ जाती है। तो आत्मकथा में लेखक को रोचकता बनाए रखने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा न करने से पाठक उससे पढ़ने से बचता है, उबता है। लेकिन उसके साथ साथ वह कैसे ज्ञानवर्धक हो, तो आत्मकथा में मूल रूप में एक व्यक्ति की, उसका जो पूरे व्यक्ति के जो जीवन का जो एक तरह का जो दुनिया है उसका विवरण मिलता है। यहाँ ज्ञान जीवन संबंधित भी पूरा ब्यौरा मिलता है। उस व्यक्ति का जीवन मूल्य क्या रहा, उसका व्यक्तिगत दर्शन क्या रहा, किस प्रकार की मनोदशा से वह संघर्ष किया, इत्यादि बातें आती हैं और उससे कुछ कुछ हमको प्रेरणा भी मिलती है। आत्मकथा की यह अनिवार्य विशेषता है कि पाठक आत्मकथा को पढ़ते ही वह उस विषय से, उस व्यक्ति से प्रेरित होता है। अब स्वाभाविक है कि आत्मकथा लेखन की कुछ चुनौतियां होंगी जब इतने बिंदु हमने आपके सम्मुख रखा जो कि उसमें होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है आत्मकथा लिखना सरल तो नहीं है, लेकिन लेखन में व्यक्ति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन होता है कि आत्मकथा वह व्यक्ति लिखता है जिसने जीवन में बहुत संघर्ष किया।
पाठक ऐसे आत्मकथाकार को पढ़ना चाहते हैं जिसकी समाज में बहुत इज्जत हो और उसने खासा संघर्ष किया हो। ये इज्जत वाला मामला आत्मकथाकार को आत्मकथा लेखन में चुनौतियां खड़ा तो करता है, लेकिन वह लेखक या आत्मकथाकार कई बार ऐसे में वह केवल अपने संघर्षों का जिक्र करता है, अपनी कमियों से संबंधित घटनाओं को छोड़ देता है। ऐसे में वह आत्मकथा नहीं रह जाती, वह स्वयं का प्रशस्ति गान ही मात्र रह जाता है। कितनी धूप में कितनी बार 2013 की डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। इस आत्मकथा की भूमिका में वे लिखते हैं, अपनी आत्मकथा लिखना भी किसी व्यक्ति के लिए बहुत दूभर कार्य है। यह चयन करना किस बात को लिखूं और किसे न लिखूं सरल नहीं है। प्रायः आत्मकथा लेखक जीवन में आए सभी संघर्षों, दुर्घटनाओं, अप्रिय प्रसंगों में अपने आप को निरीह या निर्दोष निसंग मानकर जाने अनजाने दूसरों के कंधे पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्ममंथन बहुत कठिन होता है, यह कहना है डॉक्टर महीप सिंह का। अब हम आत्मकथा को जो हमारी अन्य गद्य विधाओं हैं उनसे हम कैसे उनके संबंध को देख सकते हैं, इस पर भी आप लोगों से चर्चा करना जरूरी है। जैसा कि आरंभ में ही हमने बताया, इस विधा की खास बात यह है कि यह जीवन की घटनाओं के एकदम समीप खड़ा साहित्य है। इस बात का यह अर्थ कतई नहीं है कि साहित्यिक विधाएं जीवन या सत्य के करीब नहीं है। फर्क इस बात का है कि जहां अन्य साहित्यिक विधाएं सहानुभूति के लिए हो सकती हैं, वहीं यह विधा स्व अनुभूत की बात करती है। अन्य विधाओं में सत्य को पर्दे के पीछे रखा जा सकता है, मगर आत्मकथा एक ऐसी विधा है जिसका आधार ही सत्य है। आत्मकथाकार अगर आत्मकथा में सच नहीं लिख रहा है तो वह आत्मकथा के मापदंड पर खारिज हो जाती है। अब बात आती है कि पहली आत्मकथा कौन सी है। तो हिंदी में आत्मकथाओं की एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी की अगर प्रथम आत्मकथा को लेकर विद्वानों के मत को देखा जाए तो दो मत हम लोग के सम्मुख उपस्थित होते हैं। एक मत बनारसी जैनकृत अर्धकथानक जो 1641 ईस्वी को पहली आत्मकथा मानती। आत्मकथा की मूलभूत विशेषताओं निरपेक्षता, तटस्थता, इसमें आप सहजता के साथ इस आत्मकथा में देख सकते हैं। इसमें लेखक ने अपने गुणों और अवगुणों का यथार्थ चित्रण किया है। पद्य में लिखी आत्मकथा के अतिरिक्त पूरे मध्यकाल में हिंदी में कोई दूसरी आत्मकथा नहीं मिलती। और जो विद्वानों का दूसरा मत है, श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी, जो 1941 को हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसे पहली मानने की वजह है कि आज जिस आत्मकथा के परिपक्व ढांचे को हम सब देखते हैं उसकी तमाम विशेषताएं इसमें मौजूद थी। वह अर्धकथा पद्य और ब्रज भाषा में होने के कारण महत्वपूर्ण होने के बावजूद प्रथम होने के विवादों में घिरी रही। अब जो हिंदी आत्मकथा की जो आरंभिक स्थिति है, जैसा कि अभी हमने आपसे उल्लेख किया कि बनारसी जैनकृत अर्धकथानक जो 1641 में आया, आत्मकथा के आरंभिक स्वरूप को इसके द्वारा कुछ हद तक समझा जा सकता है। आत्मकथा का प्राण तत्व तो इसमें मौजूद था, अर्थात इसमें लेखक के जीवन संबंधित सच्चाई अवश्य मौजूद थी, मगर इसका बाह्य स्वरूप गद्य न होकर पद्य ही था। आगे चलकर देखने पर सन 1641 के बाद हमें हिंदी क्षेत्र में आत्मकथा का पूर्ण विकास लगभग 1910 के बाद देखने को मिलता है, परंतु 1910 से पूर्व जो कुछ अन्य आत्मकथा साहित्य का रूप ले रहे थे उनकी भी चर्चा करनी आपसे बहुत आवश्यक है। अन्य कई गद्य विधाओं के साथ आत्मकथा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में विकसित हुई। भारतेंदु ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा का पल्लवन किया। उनकी स्वयं की आत्मकथा है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती,
का आरंभिक अंश प्रथम खेल शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और उनकी संक्षिप्त आत्मकथा भाषा आम बोल चाल के शब्दों से ही निर्मित हुई है, जो एक तरह से बाद की आत्मकथाओं के लिए आधार दृष्टि का काम करती है। इस विषय पर रामचंद्र तिवारी अपनी पुस्तक हिंदी का गद्य साहित्य में लिखते हैं, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती अधूरी है, इसे उपाख्यान कहा गया। संभवतः भारतेंदु इसमें औपन्यासिक ढंग से अपनी जीवन गाथा प्रस्तुत करना चाहते थे। आप बीती लिखने के लिए तटस्थ वैज्ञानिक दृष्टि उन्हें प्राप्त थी। इस कृत में अपने जीवन से संबद्ध अन्य व्यक्तियों का चित्रण भी इसमें अवश्य करते हैं। उन्होंने अपने को जग के साथ अविच्छिन्न भाव से जोड़ रखा था। इसे हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतेंदु के लेखनी से निःसृत होने वाली महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति नहीं हो सकी। इससे यह हम लोग को ज्ञात होता है कि किस समय लिखी जाने वाली अधिकांश गद्य साहित्य का तय रूप निर्मित नहीं हुआ था। यही वजह है कि भारतेंदु की इस अधूरी रचना को कुछ विद्वान उपन्यास तो कुछ आत्मकथा मानते हैं। इसके अतिरिक्त इस काल के आत्मकथाकारों में सुधाकर द्विवेदी कृत राम कहानी और अंबिका दत्त व्यास कृत निज वृत्तांत को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कलेवर की दृष्टि इन आत्मकथा को भी संक्षिप्त कहा जा सकता है। व्यास जी की आत्मकथा मात्र 56 पृष्ठों के, इसमें उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग करते हुए अपने जीवन संघर्षों को स्वर दिया है। अब 1900 से 1950 के बीच की अगर हम आत्मकथा की स्थिति को देखें तो द्विवेदी युग और छायावाद में आत्मकथा का अपना एक तय ढांचा तैयार होने लगा था। सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझ में देव जीवन का विकास सन 1910 में प्रकाशित हुआ और आत्मकथा में आत्मश्लाघा की प्रधानता है। इसके बाद तो आत्मकथा की रफ्तार रुकी ही नहीं। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान तेजी से आत्मकथा लिखने लगे और सन 1921 में भाई परमानंद की आत्मकथा आप बीती प्रकाशित हुई। इसे किसी क्रांतिकारी की प्रथम आत्मकथा माना जा सकता है। इसमें लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान, अपनी जेल यात्रा और अपने ऊपर पड़े आर्य समाज के प्रभाव को भी रेखांकित किया है, दिखाया है। और 1924 में स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने अपने जीवन संघर्षों और आत्म उत्थान का वर्णन किया है। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी जो 1941 की है, इसमें लेखक ने अपने जीवन की निजी घटनाओं को कम स्थान दिया है। इसकी बजाय काशी के इतिहास और समकालीन साहित्यिक गतिविधियों को भरपूर स्थान दिया। लगभग इसी समय बाबू गुलाब राय की आत्मकथा मेरी असफलताएं प्रकाशित हुई और इस आत्मकथा में लेखक ने व्यंग्यपूर्ण रोचक शैली में अपने जीवन की असफलताओं का सजीव चित्रण किया है। और सन 1946 में राहुल सांस्कृतायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा का प्रथम भाग प्रकाशित होता है और सन 1949 में दूसरा तथा सन 1967 में उनकी मृत्यु के उपरांत इसके 3 भाग और प्रकाशित हुए। इस बृहद आकार की आत्मकथा की विशेषता इसकी वर्णनात्मक शैली है। सन 1947 के आरंभ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा शीर्षक से प्रकाशित हुई। इस बृहत्कार आत्मकथा में राजेंद्र बाबू ने बड़ी सादगी और निश्चलता से स्वतंत्रता संघर्ष दौरान देश की दशा का वर्णन किया है। और इसी बीच 1947 में हमें एक बहुत ही अलग तरह का आत्मकथा पढ़ने को मिलता है, बलराज साहनी द्वारा रचित मेरी फिल्मी आत्मकथा। और सन 1948 में वियोगी हर की आत्मकथा मेरी जीवन प्रवाह प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा के समाज सेवा से संबंधित अंश में समाज के निम्न वर्ग का लेखक ने बहुत मार्मिक
वर्णन किया है। और मित्रों, हम 1950 के अगर बाद हिंदी आत्मकथा की स्थिति का अवलोकन करें या उस पर हम लोग दृष्टिपात करें तो देखते हैं कि अचानक 1950 के बाद आत्मकथाओं में एक बाढ़ सी आ जाती है। एक के बाद एक प्रेरक आत्मकथाएं पाठकों तक पहुंचती हैं और उनका अचानक आना यूं ही नहीं थमा। इनमें काफ़ी सारे प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान ज्ञान और अनुभवों को साझा करने के लिए इस विधा का प्रयोग करते हैं। और सन 1952 में शांतप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की प्रजा प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने अपने जीवन के प्रारंभिक 41 वर्षों की करुण कथा का वर्णन किया है। आगे और हिंदी के बड़े साहित्यकारों ने आत्मकथा के सहारे अपने वैचारिक पक्षों को शब्द दिया। इनमें अमृतलाल नागर कृत टुकड़े टुकड़े दास्तान जो 1886 में आई, फणीश्वरनाथ रेणु कृत आत्मपरिचय 1988 में, डॉक्टर नगेंद्र कृत अर्धकथा 1988 में, राजेंद्र यादव कृत मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में, स्वदेश दीपक कृत मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में। इसके साथ ही भीष्म साहनी की आज के अतीत 2003 प्रकाशित हुई। देश विभाजन की त्रासदी को भीष्म साहनी ने जीवंत भाषा में चित्रित किया। यह उनकी शैली एक प्रकार से कहा जाए तो मर्म स्पर्शी है। और हिंदी साहित्य आत्मकथा से जुड़े कुछ और प्रयोगों को हम देख सकते हैं जहां आत्मकथा में खंडों का प्रयोग किया गया। जैसे यशपाल कृत सिंहावलोकन का प्रथम भाग सन 1951 प्रकाशित हुआ, दूसरा 1952 में और तीसरा 1955 में आया। यशपाल की आत्मकथा की विशेषता उसकी रोचक और मर्मस्पर्श शैली। और उसके बाद 1952 में यायावर प्रवृत्ति के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के बीरन प्रकाशित। इसमें लेखक ने अपने जीवन की आरंभिक घटनाओं का चित्रण किया। आगे उनका 1985 में दूसरा खंड भी आया जिसका शीर्षक था नील एक छिड़ी। अब हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो उनकी आत्मकथा हिंदी की सर्वाधिक सफल और महत्वपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण फिर सन 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। 4 भागों में विभाजित उनकी आत्मकथा इस विधा को नए शिखर पर ले जाती। प्रथम खंड में बच्चन जी ने अपने बचपन से यौवन तक के चित्र खींचे हैं। द्वितीय भाग में विश्लेषणात्मक पद्धति की ओर अधिक स्थान मिला। तीसरे में लेखक ने अपने विदेश प्रवास का वर्णन किया तथा चौथे अंतिम भाग में बच्चन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के अनुभवों को संचित किया है। अत्यंत विस्तृत होने के बावजूद बच्चन जी की आत्मकथा की विशेषता उसका सुव्यवस्थित होना है। उनके गद्य की भाषा सहज सरल है। बच्चन की आत्मकथा ने अनेक साहित्यकारों को अपने जीवन को कैसे लिपिबद्ध किया जाए इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। उसके बाद आत्मकथाओं में कमलेश्वर जी की मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999 पाठकों के बीच आई। विष्णु प्रभाकर द्वारा 2004 में रचित आत्मकथाओं पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया ने साहित्य जगत को और समृद्ध किया। और हम अगर देखें आत्मकथा से कुछ जुड़े रोचक पहलुओं को या प्रयोगों को तो कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन 1980 में यह इस शीर्षक से हिंदी और अन्य भाषाओं के रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन किया। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा और बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन देहरी भई विदेश शीर्षक से 1905 में किया। कुछ ऐसी भी रचनाएं की गई जिसमें व्यक्तित्व के संघर्ष को आत्मकथात्मक शैली का रूप देकर उसे बहुत हद तक आत्मकथा के ढांचे में गढ़ दिया गया। विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा रचित मुक्तिबोध की आत्मकथा जो 1984 में आई और सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा रचित निराला की आत्मकथा 1970 में
आई, जो एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम महिला आत्मकथाकारों की बात करें तो महिलाओं का आत्मकथा लिखना आसान नहीं था, और फिर भी लिख दिया गया तो लगातार समाज से अस्वीकृति का दबाव बना रहता है। ऐसे में कई महिला लेखिकाओं ने खुलकर लिखा, कहीं कोई छिपाव नहीं। हिंदी की पहली महिला आत्मकथाकार जानकी देवी बजाज जी, उन्होंने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा लिखी। बीच में लगभग 40 साल का अंतराल देखने को मिलता है। सन 1996 में जाकर ये अपनी असल रफ्तार को पकड़ती है। 1996 में कुसुम अंसल ने जो कहा नहीं गया आत्मकथा लिखकर महिला लेखिकाओं को खुलकर बात कहने की ओर प्रेरित किया। इसके बाद एक के बाद आत्मकथा हमारे सामने आई। प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा अन्या से अनन्या जो 2007 में आया तो उन्होंने एक तहलका मचा दिया। इसके बाद महिलाओं ने ऐसे भी आत्मकथा लिखे जो खंडों में विभाजित रही। जो प्रमुख हैं प्रतिभा अग्रवाल द्वारा रचित दस्तक जिंदगी की 1990 में, मोड़ जिंदगी की 1996 में, मैत्री पुष्पा द्वारा रचित कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में, रमणिका ठाकुर द्वारा रचित हादसे 2005 में, 2015 में आप होदरी, मन्नू भंडारी द्वारा रचित कली यह भी 2007 में, एक कहानी यह भी 2007 में। अगर हम दलित आत्मकथाकार की बात करें तो दलित आत्मकथाओं का उल्लेखनीय योगदान है। दलित आत्मकथा के रूप में जो पहली रचना है वह मोहनदास नमिसराय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे जो 1995 में प्रकाशित होती है। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन जो 1997 में आई और पाठकों ने खूब सराहा। इसी क्रम में कौशल्या वैशंतरी कृत दोहरा अभिशाप 1999 में, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन 2002 में, धर्मवीर भारती कृत मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में महत्वपूर्ण आत्मकथाएं आती। इसी के साथ हमें कई ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिन्हें खंडों में रचा गया। सूरजपाल सिंह चौहान द्वारा रचित तिरस्कृत 2002 में, संतप्त 2002 में, शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित बेवक्त गुजर गया माली 2006 में, मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में, तुलसी रामकृत मुर्दहिया 2010 में, मणिकर्णिका 2013 में, रूपनारायण सोनकर द्वारा रचित नागफनी 2007 में, मेरे जीवन की बाइबल 2007 में। हिंदी साहित्य कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथा की अगर हम बात करें तो उसमें अपनी खबर जो 1960 में पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा हिंदी में लिखी गई एक ऐसी आत्मकथा है। यह आत्मकथा नैतिकता के धरातल पर अपने उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। एक तरफ इस आत्मकथा पर अश्लील होने का आरोप लगा तो दूसरी ओर उग्र की आत्माभिव्यक्ति को तुलसी और निराला की आत्मवेदना के समक्ष भी रखकर पढ़ा गया। इस आत्मकथा में उग्र ने अपने बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की उन तमाम गतिविधियों का वर्णन किया है जिसे समाज में वर्जित माना जाता है। पाठक को आत्मवेदना के साथ साथ आत्मव्यंग का भी आभास मिलता है और उन्होंने इस अपने आत्मकथा में बचपन से लेकर अपने उन संघर्ष के दिनों की भी बात की और एक तरह से उन्होंने ऐसा विस्तृत वर्णन किया जिसके द्वारा कि वह अपने जीवन का संपूर्ण उस आत्मकथा में उन्होंने दिखाया। दूसरे अगर कमलापत त्रिपाठी के भाई काशीपत त्रिपाठी जिनसे उन्होंने सौहृदता सीखी, तीसरे लक्ष्मी पत्रिका के संपादक और हिंदी सबसागर के संपादक मंडल के सदस्य लाला भगवान दिन जिनसे उन्हें दृष्टि मिली, चौथे दैनिक आज के संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर जिन्होंने न सिर्फ उन्हें राह दिखाई बल्कि उनकी अनेक रचनाओं का संस्कार, परिष्कार, प्रकाशन, और पांचवें प्रभा के संपादक कृष्णदत्त पालीवाल जिनसे उन्हें उत्साह प्राप्त होता रहा। और अगली आत्मकथा की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार सोपान तक में अपने जीवन और साहित्य का वृत्तांत तो करती है बल्कि उत्तर छायावादी युग के साहित्यिक परिदृश्य को भी प्रस्तुत करती है।
बच्चन की बाल्यावस्था का अबोधपन, युवा मन का आकर्षण, प्रेमानुभूत स्त्री पुरुष संबंध, पारिवारिक संबंध इत्यादि का वर्णन उन्होंने किया है। और मधुशाला का कवि जब आत्मकथा लिखता है तो उसने जीवन का सारा साधना और उनके जीवन का जो श्रम रहा वह सबकी बात करते हैं। उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं मैं अपने जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्यामा के असामयिक देहावसान की भी चर्चा करते हैं। और वे अपने इस आत्मकथा में परिवार की आर्थिक परेशानी और श्यामा की बीमारी, दुख, अनुभव सबकी उन्होंने इसमें चर्चा की है। अगली हम अगर आत्मकथा की बात करें, एक कहानी यह भी जो 2007 में आई, यह इस मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई, जिसमें लेखकी जीवन की कहानी उन्होंने उतारा है और भावात्मक सांसारिक जीवन के उन सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिनसे उनकी रचना यात्रा में वह निर्णायक रहे। और ऐसा उन्होंने अपने आसपास का जो साहित्यिक वातावरण था उनके बीच उन्होंने कई विरोधाभासों से जहाँ से गुजरती हैं उनकी भी बात उन्होंने इसमें किया है। एक तरह से कहा जाए तो जो नई कहानी दौर की रचनात्मक और तत्कालीन लेखों की जो ऊंचाइयाँ, निराशा से परिचित जो परिवेश है, उनकी जो संवेदना है, उसकी भी बात वो करती हैं और उन्हीं संघर्षों पर वे बल देती हैं जिनसे उन्होंने तटस्थ रहकर वहाँ से पहुँचा। जहाँ उन्हें न दुख सताता है न सुख, एक शाश्वत सात्विक भाव बना रहता है। शायद इसी कारण वे अपने जीवन का इस आत्मकथा में पूरा उन्होंने एक एक चीज़ों का वर्णन किया है। अब अगर हम 2010 में मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की बात करें तो इनकी जो पीड़ा है, जो अभिव्यक्ति है, जो जातिगत भेदभाव जनित पीड़ा है, जो उन्होंने समाज में जो उन्होंने झेला, और वहीं दूसरी पीड़ा उन्होंने एक आंख से चले जाने के बाद झेलनी पड़ी। खास बात यह है, यह पीड़ा देने वालों में उनका अपना परिवार भी शामिल रहा, जो उन्हें कनवा कहकर संबोधित करता था। बचपन से लेकर एक युवा होता मन तमाम परेशानियों और कमियों को दरकिनार कैसे आगे बढ़ता है, इसका बहुत सुंदर और रोचक प्रस्तुति यहाँ देखने को मिलती है। आप हुदरी 2015 रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के हम चर्चा करें तो आत्मकथा के पहले खंड हादसे को लेकर चर्चित रही, जिसे एक वरिष्ठ साहित्यकार ने कहा एक महिला राजनैतिक कार्यकर्ता की कथा भी कहा था। अब उन्होंने अपने जीवन की अंतरंग प्रसंगों के इर्द गिर्द जो कुछ बुना है उसे एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा कहकर आप हुदरी नाम से प्रकाशित किया। आप हुदरी एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ स्वच्छंद होने से। लेखिका ने 1970 तक के अपने अंतरंग क्षणों का जिक्र किया है। रमणिका गुप्ता ट्रेड यूनियन से जुड़ी कार्यकर्ता रहीं, लेकिन उनके जीवन की अपनी खोज सत्ता तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराना भर न था, बल्कि वे खुद की आकांक्षा के बारे में इसी आत्मकथा में कहती हैं, मैं अब सब परिधियां बांध सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, सीमाओं में रहना मुझे हमेशा कचोटता रहा है। सीमा तोड़ने का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। मैं वर्जनाएं तोड़ सकती हूँ, अपनी देह की मैं खुद मालिक हूँ, मैं संचालक हूँ, संचालित नहीं। इस पूरी आत्मकथा में रमणिका एक जिद्दी लड़की की भूमिका के साथ साथ स्त्री की कामना की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की खोज में निकल पड़ती हैं। वे अपने अनुभव का बखान इन शब्दों में व्यक्त करती हैं, यौन के बारे में भक्ष अभक्ष क्या है, समाज इसका फैसला तो करता है, पर उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले। व्यक्ति बदलता रहा, प्यार की परिभाषाएं, सुख की व्याख्या, यौन का दायरा, सब तो देश काल के अनुरूप बदलता है। रिश्ते भी सापेक्ष होते हैं। दुर्भाग्यवश समाज ने अपना दृष्टिकोण नहीं बदला, खासकर भारतीय समाज में। अर्थात आप हुदरी से गुजरते हुए यह साफ महसूस होता है कि पूरी आत्मकथा में स्त्री का दैन्य कहीं नहीं है।
जहां हादसे में बोल्डनेस के बावजूद एक राजनीति विमर्श भी साथ चलता है, वहीं आप होदरी में रमणिका गुप्ता अंतरंगता के विमर्श में भिन्न भिन्न आयामों की पड़ताल कर स्त्री को अपने बदन का खुद मुख्तार बनने की राह तैयार करती हैं। मित्रों, आज हम लोगों ने आत्मकथा साहित्य पर विस्तार से बातचीत की और हम लोगों ने इसके विभिन्न पहलुओं और आत्मकथा से जुड़े हुए स्त्री पक्ष, पुरुष पक्ष, दलित आत्मकथाकार सभी पे बात की। मैं समझता हूँ यह आप लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा और आप लोगों ने इसको सुना, ध्यान से पढ़ा, आपके लिए यह अवश्य ज्ञानवर्धक, रोचक और आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्ते।